हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द न्यूज एनालिसिस ऑफ 25 मार्च। तो हम लोग अरुणाचल टाइम्स का न्यूज एनालिसिस आपका डिस्कस कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करेंगे सर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सर 25 मार्च की। मानता हूं कुछ दिनों से न्यूज एनालिसिस डिसकंटिन्यू हो गया है, या कह दो आपका थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन मैं पहले भी कहूं कि डिले होगा, डिनाई नहीं होगा। आने वाली वीक्स में वी विल ट्राई, या एक वीक का आप मुझे और टाइम दीजिए। एक वीक के अंदर अंदर हम चीजें इस तरह से मैनेज कर देंगे कि आने वाले टाइम में आपको चीजें टाइम पर अवेलेबल होने लगेगी। अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस आपको प्रॉपरली टाइम पर अवेलेबल होगा, क्योंकि अभी हमारे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी एपीपीएससी के रिगार्डिंग हमारी प्रिपरेशन चल रही है। एक्सपेक्टेड है वो आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में होने वाला है, तो उसमें भी हमारी काफी इंगेजमेंट की वजह से ये चीज डिले हो जाती है। बट यू हैव नॉट टू वरी, ये खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू रहेगा। जब तक आप इसको प्यार करते रहेंगे, जब तक आप इसको सपोर्ट करते रहेंगे, ये एनालिसिस मैं कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है ना सर? चलिए, तो स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आपको बताना चाहूंगा, एपीपीएससी रिगार्डिंग हमारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए हमने एक डेमो ग्रुप बनाया है, जहां पर आपके हम डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज एंड गाइडेंस भी बीच बीच में ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का आपका जो क्यूआर है, ठीक है, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप डायरेक्ट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का पहला न्यूज, या 25 मार्च का जो पहला न्यूज है, दैट इज न्यूज थी सर, SIFF डिमांड्स रोल बैक ऑफ NHPC CSR फंड्स अलोकेटेड टू 2 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है CSR फंड। तो हमें यहाँ पर बात करनी है सर, आपका ये CSR फंड्स होते क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे सर, ये आपका CSR फंड्स एक्चुअल में है क्या। तो देखो होता क्या है, जैसे सरकार कहती है जो अमीर लोग हैं वो टैक्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन वो सरकार चाहती है, क्योंकि हम एक सोशलिस्ट देश में कह सकते हो, वैसे तो कैपिटलिस्ट सोशलिज्म दोनों ही वर्जन देखने को मिलते हैं अपने देश में, लेकिन सोशलिज्म का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे देश पर सालों तक रहा है। अब जाके कैपिटलिज्म का पड़ रहा है। कांग्रेस के टाइम में अगर आप मेनली देखोगे तो सोशलिज्म पे इन्फ्लुएंस था। तो सरकार कहती है कि देखो भाई, प्राइवेट कंपनी से आप कमा रहे हो पैसा, अच्छी बात है, लेकिन आप पैसा किससे कमा रहे हो सर? सोसाइटी से, लोगों से। उनको प्रोडक्ट सेल करते हो, उससे आप अपना बिजनेस बनाते हो। तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या करो, सोसाइटी को सर्व करो। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें गवर्नमेंट उनसे क्या डिमांड करती है कि आप अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट, मान लो 2% आप क्या करोगे, वो किसी सोशल वर्क में डोनेट करोगे। आप हमें एज ए टैक्स मत दो, आप हमें नहीं दे रहे हो, हम आपसे नहीं मांग रहे, आप क्या करोगे, किसी सोशल वर्क में आप उसे डोनेट कर दो। आप मान लो किसी एनजीओ में वो डोनेट कर दो, या आप किसी गरीब को वो पैसा दे दो, किसी भी तरह से डोनेट करो, बट करो। आप इसलिए बहुत बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अपने खुद के CSR प्रोग्राम्स भी चलते हैं। ठीक है ना? तो ये सारा पर्पस क्या है, ताकि सोसाइटी को बेनिफिट किया जा सके। तो ये CSIR, ये कहां पर लिखा है, ये कंसेप्ट ऑफ जो CSR है, ये ध्यान रखना है कहां पर लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी कंपनी एज ए प्राइवेट लिमिटेड ये जो रजिस्टर्ड होती है, ठीक है ना, ये जो जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, ये सब किस कानून में रजिस्टर्ड होती हैं, ये होती है सर कंपनीज एक्ट 2013 में। इसी में आपका CSR का कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि सर ऐसी कंपनी, ऐसा नहीं कि सभी को, ऐसी कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसकी जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन मैच हो रही है तो वो CSR के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उनको कितना देना होता है सर? 2% देना होता है, जितना उनका एवरेज नेट प्रॉफिट होता है इन द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, जो पिछले 3 साल का अगर आप निकालोगे, पिछले 3 साल का जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसका कितना परसेंट देना होगा सर? अराउंड फिक्स कर लिया सरकार ने 2%, वो एज ए CSR देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर CSR एक
इंपॉर्टेंट टर्म था जिसको मैं चाहता था आपको मीनिंग पता हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत इजीली आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है सर, इन्वेस्टिगेशन स्टडीज फॉर इन हार्वेस्टिंग जियोथर्मल एनर्जी। हार्वेस्टिंग एक तरह से आप समझ लो प्रोड्यूस करने की बात हो रही है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो अपना अरुणाचल में जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने की बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें पता होना चाहिए सर ये जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, एक मिनट, अब ये आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पर बात करनी कि सर ये जियोथर्मल एनर्जी आपका है क्या। ठीक है, चलो तो ऐसे समझो सर आप, हम्म, जैसे मान के क्या चलो सर, होता ही है हमारी जो अर्थ है उसकी सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है सर, क्रस्ट है। उसके ऊपर की लेयर कौन सी सर, मेंटल है। उसके नीचे सॉरी ऊपर नहीं नीचे, उसके नीचे कौन है सर, कोर है। तो ये अर्थ की 3 लेयर्स है। वैसे जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो है ना, जैसे हमारे जो कोर्सेज चलते हैं उसमें हम आपको ये बताते हैं कि ये तो बचपन में पढ़ाया जाता है, इसके अलावा भी लेयर्स होती है। मेंटल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर लिथोस्फीयर होता है, एस्टेनोस्फीयर होता है। बट उतना अपने को डिटेल में नहीं जाना, यहाँ पर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसे समझो कि जितना आप नीचे जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाता है सर, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अर्थ में जितना आप नीचे चलते जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। कई लोगों के मन में सवाल आता है सर ड्रिलिंग करते करते कोर तक क्यों नहीं पहुंच पाते, गल जाएंगी मशीनें, नहीं पहुंच पाएंगे। जितना नीचे जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब एक और कंसेप्ट होता है यहाँ पर, वो क्या है सर, पानी। पानी का क्या है सर, हमें पता है कि यहाँ पर मान लो कोई तालाब है। अब ऊपर तो सर चलो आज आज के टाइम में आरसीसी बन गया, लेकिन इसके नीचे क्या है सर, मिट्टी है। तो बहुत सारा पानी इधर नीचे क्या हो जाता है, सीप हो जाता है, सीप इन हो जाता है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एक्यूफर्स। ये कहलाते हैं एक्यूफर्स। तो जो ऊपर लेक्स बने होते हैं, रिवर्स बनी होती हैं, वो उसका पानी नीचे धीरे धीरे मिट्टी में क्या होता है सर, पेनिट्रेट होता है। और यही पानी क्या कहलाता है आपका, ग्राउंड वाटर कहलाता है। जब हम सबमर्सिबल पंप लगाते हैं तो उससे यही ग्राउंड वाटर तो सर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो जमीन के अंदर चला गया। अब कई बार क्या होता है, ये पानी बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा नीचे चला गया कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी क्या हो गया, हीट अप हो गया। ठीक है ना, मान लो पानी यहाँ कहीं चला गया, जो नॉर्मली रेंज होती है उससे कहीं ज्यादा नीचे कभी कभी पानी पेनिट्रेट हो गया, और यहाँ पर हीटअप होने की वजह से क्या हो गया सर आपका, तो हीटअप हो गया यहाँ पर। ठीक है, पानी यहाँ पर हीटअप हो गया, यहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सिचुएशन क्या क्रिएट होगी सर, ऑब्वियसली बात है पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, क्या हो जाता है सर, वो वेपर बन जाता है, वो वेपर बन के बाहर निकलता है। तो कहीं कहीं पर आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे लद्दाख। तो कहीं कहीं पर आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। तो वो हॉट स्प्रिंग्स क्या है सर, यही जो पानी बहुत ज्यादा नीचे पेनिट्रेट हो गया, यही जब इवेपोरेट होकर ऊपर आ रहा है, यही क्या बनाते हैं, उसी जगह को हम जहां से ये धुआं निकल रहा होगा सर, जहां से धुआं निकल रहा होगा उसी जगह को क्या कह देते हैं, हॉट स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट हो गया सर आपका किसका, ये कंसेप्ट हो गया आपका हॉट स्प्रिंग्स का, या कह लो नीचे से जो गर्म पानी निकल रहा है। अब यहां पर सर क्या मतलब है कहने का, यहां पर सर मतलब ये है सीधा सीधा कि देखो पानी हॉट है, स्टीम बन के निकलेगा। वो स्टीम अगर हम यूज कर लें इन टरबाइन, वो स्टीम अगर हम यूज कर लें इन टरबाइन, उससे टरबाइन घुमा दें। ठीक है ना, उससे क्या घुमा दें, टरबाइन। जैसे जो थर्मल पावर है वो कैसे बनती है, कोयले से पानी इवेपोरेट किया जाता है, हीटअप किया जाता है, उस स्टीम से टरबाइन घुमाई जाती है। तो आप इस स्टीम से टरबाइन घुमाओगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है ना, उससे क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एनर्जी क्रिएट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी कहलाएगी,
जियोथर्मल एनर्जी। इसमें दो वर्ड है सर, जियो और जीने दो नहीं, वो अलग है। जियोथर्मल, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, मतलब अर्थ के नीचे जो हीट बनी है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको हम अपने वर्क में ला रहे हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी तरह की एनर्जी क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपको जियोथर्मल एनर्जी। तो इसी को हार्वेस्ट करने की बात चल रही है। बाकी वो जो पानी था वो वापस से ग्राउंड वाटर में ही डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से पानी गया, टरबाइन घुमा दी, जनरेट हो गई इलेक्ट्रिसिटी, और यहां से पानी कूल हो गया, कूल डाउन करके वापस हमने क्या करा, जहां से आया था वहां भेज दिया। मतलब ऐसा नहीं सोचना रही है तो पानी का वेस्टेज है, पानी जहां से आ रहा है पानी वहीं वापस जा रहा है, बस हम यूटिलाइज क्या कर रहे हैं, उस पानी की हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत सर क्या कंसेप्ट है, ठीक है। उम्मीद है जियोथर्मल एनर्जी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मेरे को वही समझाना था। तो अभी यहाँ पर अरुणाचल में भी कोशिश चल रही है कि सर जियोथर्मल एनर्जी को हम हार्वेस्ट कर पाए। कुछ पॉइंट है अर्थ के जहां पर जियोथर्मल एनर्जी अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कहीं भी मतलब गड्ढा खोद के आप सोचो इवेपोरेशन हो जाएगा, कहीं भी गड्ढा खोद के स्टीम निकाल लोगे, नहीं सर, ऐसा हर जगह नहीं है। कुछ लोगों का डाउट आता है सर इतनी गर्मी क्यों है नीचे, वहां तो सर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। तो ऐसा नहीं सोचना है, जो अर्थ के नीचे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अर्थ के नीचे जो लेयर्स हैं मेंटल वगैरह, उसमें आपका रेडियो एक्टिव रिएक्शंस चल रही हैं। तो उन रिएक्शंस की वजह से वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है ना। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर, एडिटोरियल की बात करते हैं। तो आज एडिटोरियल आया था द रोल ऑफ एजुकेशन। देखो द रोल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहे हैं, पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो। एजुकेशन से ऑथर कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, टेक्नोलॉजी से एजुकेशन इंप्रूव होती है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से आप एजुकेशन को इनहेंस कर सकते हो, या जो भी कर सकते हो, एजुकेशन में चेंजेस कर सकते हो। टेक्नोलॉजी से एजुकेशन क्या होती है, प्रोपोर्शनली कनेक्टेड है। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ेगी उसी तरह से एजुकेशन भी आपका बढ़ेगी। कैसे सर, ऑब्वियसली आज आप मेरे को ऑनलाइन देख रहे हो, यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो ये वाली, क्या आज से सोच लो 50 साल पहले कोई इमेजिन कर सकता था? हो सकता है किसी ने किया हो, लेकिन आज से 50-100 साल पहले देखोगे तो क्या कंसेप्ट था सर, क्लासरूम थी, क्लासरूम में ही बैठ के आप पढ़ सकते हो। आज आपके पास ये कन्वीनियंस है कि आप फोन चलाते चलाते आप कहीं वर्किंग हो, आपके पास दिन में टाइम नहीं है। ऑब्वियसली बात है, क्लासेस तो पहले भी होती थी, कक्षाएं पहले भी थी, लेकिन टाइम फिक्स था, नहीं पहुंच पाए, क्लास छूट गई। आज आपके पास ऑप्शन है, क्लास छूट भी गई, आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा से उसको रिप्ले कर सकते हो, दोबारा से उसको पढ़ सकते हो। तो ये क्या चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं। आज ऑनलाइन एजुकेशन एक नया कंसेप्ट बन गया है। किसकी वजह से हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, हो सकता है टीचर्स ना पढ़ाएं, आपको जो एआई रोबोट है या जो एआई टेक्नोलॉजी है वही आपको खुद से अपने आप चीजों को समझाए। तो ये भी चेंजेस आपको आने वाले दौर में देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी किसको चेंज कर रही है, एजुकेशन को। यहां पर ऑथर कह रहे हैं ठीक इसी प्रकार हम एजुकेशन से टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। अब ये भी बात समझने लायक है, ऑब्वियसली बात है, कोई पढ़ लिख के ही तो ये सारी टेक्नोलॉजी बनाया है। आइंस्टाइन, न्यूटन, इन्होंने जितनी भी थ्योरीज दी, इनकी थ्योरीज पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो उन्होंने पढ़ाई की ना सर, बगैर पढ़े तो नहीं हो गया। तो कितनी बेटर आप एजुकेशन दे सकते हो, उससे डिपेंड करता है आप उतनी बेटर टेक्नोलॉजी क्रिएट कर पाओगे। तो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की जो कनेक्टिविटी है, इसी के रिलेटेड ये आपका एडिटोरियल लिखा गया है। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं सर। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जो ऑथर है सबसे पहले कहना चाह रहे हैं, scientific discoveries, technology and innovation have tended to disrupt the way in which humans think and act. Obviously बात है, आपका जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, डिस्कवरीज है, उसने इंसान के सोचने का नजरिया बदल दिया है, उस सोचने का तरीका बदल दिया है, लोगों के एक्शंस बदल दिए हैं। जैसे पहले लोग सोने से पहले किताब पढ़ते थे, आज क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया, लोगों की हैबिट्स भी टेक्नोलॉजी ने बदली है।
we know that the introduction of electronic computers has totally changed the way in which we calculate anything from household budgets to store checkout totals and any complex scientific calculations. आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम मिनटों में कर सकते हैं। 50 साल पहले, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को पॉकेट कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं थे। 50 साल पहले स्टूडेंट्स को पॉकेट कैलकुलेटर्स भी नहीं अलाउड थे। आज अगर आप जाओगे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में तो खैर नॉर्मल है, कैलकुलेटर्स अलाउ कर देते हैं। कुछ लोग इस कैलकुलेटर की फोटो फोन में लगा लेते तो एज ए फोन को भी ले जाते हैं, यहां तक चीजें पहुंच रही है। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है? हाँ, तो एक वक्त वो था कि सर पॉकेट कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड थे। आज यूबीक्यूशस मतलब बहुत ही कॉमन हो गए। देखो एडिटोरियल का पढ़ने का एक फायदा ये भी होता है, आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती है, नए नए वर्ड्स भी जानने को मिलते हैं। ठीक है, आज ये एक छोटा सा पार्ट रह गया मोबाइल फोन में। तो जो पहले जो कैलकुलेटर बनाता हो उसका बिजनेस था सर कि मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ, अब वो बिजनेस खत्म, कैलकुलेटर्स की जगह आप किसने रिप्लेस कर दिया है? जैसे आम घर में भी जो कैलकुलेटर्स यूज होते थे, अब जनरली आप देखोगे नहीं देखने को मिलेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई बिजनेस वगैरह हो, शॉप वगैरह हो, तो वो कम हो गया है उसका यूज। उसको किसने रिप्लेस कर दिया? मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया। कैमरा आया, कैमरा को किसने रिप्लेस कर दिया? डेली यूज में मोबाइल फोन ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। When a new technology such as the electronic computers is introduced, human society takes time to absorb the technology in its day-to-day working. यानी ऑथर कह रहे हैं सीधी सी बात है, कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो टाइम लगता है सर उसको अडॉप्ट करने में। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है मार्केट में, ठीक है, अभी हम धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हुए हैं या बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं उसे। ठीक है, जैसे यूट्यूब 2000 के अराउंड में शुरू हुआ था, लेकिन कितने लोग थे जो उस टाइम पे यूट्यूब को यूज कर रहे थे? तो यूट्यूब आज हम इतना कॉमन हो गया हमारे लिए, बट जब ये लॉन्च हुआ था, जब ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी, तब ये उतनी कॉमन नहीं थी। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, हमें टाइम लगता है उसको अडॉप्ट करने में। और वो ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे थॉट को इम्पैक्ट करती है, उसी तरह से अब आई मुद्दे की बात, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और जो उसका यूज है, उसको इफेक्ट करती है, उसको इम्पैक्ट करती है। तो एक तरफ तो पहले ऑथर ने टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल लिया कि भाई टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे सोच विचार को बदलती है। अब वो उसी चीज को रिलेट कर रहे, उसी तरह से एजुकेशन ऐसी चीज है जो हमारे थॉट्स को बहुत ही तेजी से चेंज कर सकती है। Therefore, as we await a more complete development of AI and its impact in our lives, it would be useful to consider how our education system would help steer society to assimilate the technology meaningfully and to provide direction for its future growth. ठीक है, तो अब देखो अभी बात चल रही एआई के रिलेटेड लॉज बना रही है अलग अलग कंट्रीज कि उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये भी एक कंसर्न है। तो इसी तरह से हमें एजुकेशन की भी चिंता करनी चाहिए कि एजुकेशन कितना इम्पैक्ट कर सकता है। हम आज फोरकास्ट कर रहे हैं एआई से ये बदल सकता है, उसी तरह से हमें एजुकेशन को सोचना चाहिए कि एजुकेशन क्या क्या बदल सकता है। तो एजुकेशन का रोल को एप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है ना, उस दुनिया में जहां पर एआई भी बहुत कॉमन चीज होने जा रहा है, जैसा इंटरनेट आज के टाइम में कॉमन है, उसी तरह से आने वाले दिनों में एआई भी कॉमन हो जाएगा। तो उस दौर में अगर हमें एजुकेशन के रोल को इंप्रूव करना है, तो हमें तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के तीन कंपोनेंट्स हैं, उन पे हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज डिजाइन ऑफ द करिकुलम, आप पढ़ा क्या रहे हो, करिकुलम मतलब क्या कंटेंट दे रहे हो बच्चों को। दूसरा डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, आपने जो कंटेंट बनाया उसको प्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, मतलब आप डिलीवर कैसे बच्चे को कर रहे हो। एक तो हो गया जो लिखा है वो पढ़ के चले गए, एक हो गया समझा दिया, एक हो गया समझाने के बाद डिस्कशन कर रहे हो, तीसरी चीज उसका असेसमेंट। पहले तो ये देखो पढ़ा क्या रहे हो, फिर कैसे पढ़ा रहे हो, तीसरी चीज क्या देख रहे हो, जो पढ़ाया है वो समझ में आया है कि नहीं आया, उसका असेसमेंट कैसे किया जाए। इन तीन चीजों पे जब हम वर्क करेंगे तब हम एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप लोग जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई एडिटोरियल आर्टिकल आता है कि एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो आप लोग ये 3 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो कि एजुकेशन के हम इन 3 कंपोनेंट्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो करिकुलम इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन एक्सपीरियंस। सबसे पहले बात करी करिकुलम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो करिकुलम ही है। अगर हम कंटेंट ही सही नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे भी पढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है सर, ठीक है। इफ द curriculum does not resonate with the needs of the students and society, it will not matter how effectively it is produced, it is taught। यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर मछली को तैरने की जगह पेड़ पे चढ़ना सिखाओगे तो मछली के क्या काम आएगा सर? मछली के काम तो ये आएगा कितनी इफेक्टिवली आप पेड़ पर चढ़ पा रहे हो, वो सॉरी तैर पा रहे हो। बात समझ रहे हो सर? तो ये चीज हो गई पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ कहां था सर? हाँ डिसेबिलिटी, हाँ ये गुड इज हेल्प, हाँ what a good deal of curriculum like is helping student develop the ability to think and learn, ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें, एक मिनट रुकिएगा, सेकंड पॉइंट, हाँ ये ढूंढ रहा था मैं। रोल ऑफ फैकल्टी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, रोल ऑफ फैकल्टी भी मैटर करता है। देखो ऐसा नहीं है कि जो टीचर है वो नॉलेज का भंडार हो, ऐसा ना हो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज हो, वो आया उलट के चला गया, ये होता है ये होता है, नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए। There would need to be greater emphasis on some of the soft skills which do not receive much attention today। सिर्फ नॉलेज के भंडार से कुछ नहीं होता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, आज के टाइम पे आप कॉलेजेस में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अदर कॉलेज में, खासतौर से मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आपको हालत बता सकता हूं। बहुत से फैकल्टीज ऐसे होते हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल, बहुत जानकारी बहुत नॉलेज है उनकी, लेकिन क्या वो बच्चों को डिलीवर कर पा रहे हैं? सरकार ने उनको पीएचडी दे दी, सरकार ने उन्हें प्रोफेसर दे दिया कि बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उनसे पूछा कभी पढ़ा पाओगे? उनको तो आता है। देखो नॉलेज होने से डिफरेंट, उसको प्रमोट करना, रेसिप्रोकेट करना, बच्चे को प्रोवाइड करना, दैट इज डिफरेंट। तो भले टीचर को नॉलेज हो, उसके साथ साथ उसकी स्किल्स पे भी काम करना जरूरी, कि वो बच्चे को डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स लाइक जैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कोलैबोरेशन स्किल्स, इस पे भी काम करना चाहिए। यानी ऐसा ना हो टीचर आके पढ़ा के चला गया। जैसे आपने देखा होगा बहुत टीचर्स इनोवेटिव तरीके से पढ़ाते हैं। इंग्लिश की क्लास में जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो आए, बस प्ले ऐसा है, कोई प्ले आया मान लो इंग्लिश लिटरेचर में, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, बता के चले गए। कुछ टीचर्स होते हैं उसको थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं, बाकी लोगों के साथ समझाते हैं, बाकी लोगों को बताते हैं कि नहीं देखो इस तरह से चीजें काम कर रही हैं, देखो आपका पूरा रोल प्रेजेंट कर देते हैं, प्ले क्लास में करवाते हैं, है ना, और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। यानी सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा, इट इज नॉट अ वन वे इंटरेक्शन, इट इज अ टू वे इंटरेक्शन। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप उसके साथ इंटरेक्ट करो, उससे डिस्कस करो, वो क्या चाह रहा है, वो किस तरह से वो सोच रहा है, उसकी भी सोच को इवेल्युएट करवाओ सर। ये नहीं बस पढ़ा के चले गए, तो इस पे काम करना जरूरी है। तीसरी चीज अगर हम बात करें, तीसरी चीज किस केस पे थी सर? असेसमेंट पे थी, ठीक है ना। तीसरी चीज किस पे थी? असेसमेंट पे थी। तीसरी चीज इज असेसमेंट कैसे कर रहे हो। असेसमेंट में हम क्या करते हैं सर? असेसमेंट में हमने सिंपल इतना करा कि भाई आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया गया, उसी को रट लो, कल उसी पे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे कर दोगे ग्रेड अच्छे, नहीं करोगे ग्रेड खराब। इस तरह से असेसमेंट बेकार है। हम उसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो अदर स्किल्स है वो उसमें चेक ही नहीं हो रही है। अब वो पर्सन हो सकता है मतलब लाइफ स्किल्स उसकी अच्छी हो, अदर स्किल्स अच्छी हो, बट उसकी नॉलेज अच्छी ना हो, उसको फैक्ट्स याद ना होते, इस वजह से उसे एग्जाम पास नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो स्कूल में लो ग्रेड्स लाते थे बट स्टिल वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड्स लाते थे, अच्छे मार्क्स से पास होते थे, बट स्टिल दे आर जस्ट एन एवरेज और दे आर डूइंग नथिंग। इस तरह के भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो यानी सिर्फ ग्रेड्स लाने से नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ग्रेड्स मत लाओ, ये सर पढ़ाई नहीं करेंगे छोड़ो ग्रेड्स, ग्रेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं है,
उससे भी इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स कैसी हैं, आपके ऐसी कैसी स्किल्स हैं जो आप सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं सर, मतलब साइंटिस्ट हैं, स्कूल्स में ग्रेड्स नहीं अच्छे थे बट स्टिल दे आर साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब तो ये है कि सर जो असेसमेंट हुआ था स्कूल में वो सही नहीं हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि पहली बात तो असेसमेंट होना नहीं चाहिए, लो ग्रेड में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, और हो भी तो टीचर को कोशिश करनी चाहिए सबको ए ग्रेड मिले। तो यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रेड्स लाने से मतलब नहीं है, उनकी अदर स्किल्स पे भी वर्क होना चाहिए। तो इस तरह की बातें आपका ऑथर ने यहाँ पर बोला। तो यहाँ पर उसको मैंने बस कॉन्टेक्स्ट आपको बता के सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स बता दिए हैं, बाकी पीडीएफ आपके पास रहेगी, आप इस पॉइंट्स को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा, कम्युनिटी में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं भी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में ना। नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड आर्टिकल था, 78 विलेजेस इन नागालैंड डिक्लेयर ट्यूबरक्लोसिस फ्री। तो इसीलिए यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड मैं पॉइंट्स मेंशन कर दिया हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो सीधा पूछा जा सकता है बैक्टीरिया कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, माइकोबैक्टीरियम। आंसर राइटिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो टीबी को रोकने में सरकार चला रही है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो ग्लोबली ग्लोबल टीबी फंड, ग्लोबल फंड और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप चल रही है। इंडिया के अच्छा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी डब्ल्यूएचओ ने रिलीज करी, जो हमने अपनी रेगुलर मंथली करंट अफेयर्स वाली क्लास में डिस्कस किया था। इंडिया के एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बना हुआ है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ये सारे चल रहे हैं टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज ये है सर, ओडरमेट विंस फोर्थ वर्ल्ड कप टाइटल ऑफ द सीजन आफ्टर डाउनहिल फिनाले कैंसल ड्यू टू वेदर, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना, मार्को ओडरमेट जी ऑन हिज फोर्थ वर्ल्ड कप क्रिस्टल ग्लोब ऑफ द सीजन, ठीक है। तो ये इवेंट और विनर ये दोनों चीजें याद रखिएगा, दैट आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है सर। चलिए तो ये बात हो गई सर आपका यहाँ तक न्यूज एनालिसिस की। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर आप एपीपीएससी एग्जामिनेशन रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हैं तो उसकी डेमो क्लासेस और गाइडेंस स्ट्रेटेजी के लिए हमने ग्रुप बनाया है। तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वो ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं और उसका पीडीएफ वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जो पीडीएफ जो डाउनलोड करने की जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ जो भी ये ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक है वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एपीपीएससी एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9990784642, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप टाइप कर देना एपीपीएससी, ठीक, एपीपीएससी टाइप कर देना, आई विल एड यू इन दैट ग्रुप, ठीक है, अपना कोड वर्ड, ठीक है। चलिए सर, तो आज क्लासेस यहीं तक रखिए, मतलब आज ये 25 मार्च का एनालिसिस यहाँ खत्म होता है। कुछ ही टाइम में अभी मेरा करंट अफेयर्स क्लास का टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर आज रात में मैं 27 मार्च और उसके आगे भी आपका जो एडिशन है उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस में, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।